हेलो दोस्तों, आज हम जो है वो फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका जो नर्व सिस्टम है इससे रिलेटेड जो मेडिसिन्स होती है बॉडी के अंदर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। कौन कौन से रिसेप्टर्स पे कौन कौन से ड्रग देते हैं, किस रिसेप्टर के लिए कौन सी ड्रग देते हैं, ये सब हम आज इसके अंदर देखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है इसके ऊपर कौन कौन सी ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं। ओके, पहले हम देखते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन। ओके, तो पहले है डायरेक्ट एक्ट करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है। इसमें है कॉलिन एस्टर और सेकंड है एल्कलॉइड्स। ठीक है, फर्स्ट क्या होते हैं कॉलिन एस्टर और सेकंड क्या होते हैं एल्कलॉइड्स। जो फर्स्ट होते हैं कॉलिन एस्टर, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एसिटाइल कोलिन एंड बेटा बेटानेथेकोल और कार्बाकोल, ये तीनों जो होती है कॉलिनेस्टर की ड्रग होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं एल्कलॉइड्स में होती है पिलोकार्पिन, मस्कैरिन। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है, और इस ड्रग को हम एंटी कॉलिनेस्टरेज भी बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग होती है वो क्या क्या होती है। एक तो रिवर्सिबल होती है और एक होती है इरिवर्सिबल। ओके, तो हम इसमें देखते हैं रिवर्सिबल ड्रग कौन कौन सी होती है, जिसमें आता है कार्बामेट्स, और कार्बामेट्स के अलावा और भी ड्रग्स साथ में यूज़ करते हैं। तो पहले है कार्बामेट्स में है फिजोस्टैगमिन और पायरिडोस्टैगमिन, रिवास्टैगमिन और नियोस्टैगमिन। ओके, फिर हम देखते हैं अदर, इसके साथ में कार्बामेट्स के अलावा हम कौन कौन सी ड्रग और यूज़ करते हैं। एंड्रोफोनियम, डोनेपेजिल, गेलेंटामाइन, टेक्राइन, ये सब जो होती है रिवर्सिबल ड्रग होती है। काउंट कर सकते हैं हम रिवर्सिबल ड्रग में इनडायरेक्टली एक्टिंग पे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं इरिवर्सिबल ड्रग जो होती है उसमें होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड और कार्बामेट्स, ये दोनों ड्रग है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एक पैराथियोन, मेलाथियोन, सेरिन, सोमल, ट्यूबल, नर्व एगेस एसिड, डाइफ्लोज, इकोथायोफेट। फिर देखते हैं हम कार्बामेट्स है प्रोपोक्सर, कार्बाराइल। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एंटी मस्कार्निक एजेंट। हम ये जो ड्रग देख रहे हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर के लिए यूज़ लिए जाते हैं। पहले तो हमने देखा था कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और फिर अब हम देख रहे हैं एंटी मस्कार्निक एजेंट। ओके, इसमें है नेचुरल एल्कलॉइड जो होते हैं इनको हम बेलाडोना एल्कलॉइड भी बोलते हैं। और नेचुरल एल्कलॉइड कौन कौन से होते हैं, इसको पोलामाइन हो गया, हायोसिन हो गया, एट्रोपिन हो गया। सेमी सिंथेटिक जो होते हैं एंड सिंथेटिक एंटी मस्कार्निक एजेंट, इसमें आता है यूज्ड इज़ माइड्रियाटिक क्या होती है, जो आइरिस होता है आँख का, उसके अंदर जो रेडियल मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ओके, तो हम जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आइरिस जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स को यूज़ लेते हैं, होम एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिक एमाइड, ये सब जो होती है माइड्रेटिक के रूप में यूज़ करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जिससे हम कॉप्ड बोलते हैं, COPD, एंड ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर यूज़ करते हैं आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर हम देखते हैं पैप्टिक अल्सर में पायरेनजेपिन को यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं एंटीस्पाज्मोडिक में डाइसाइक्लोमिन, फ्लेवोजेट एंड जाइलोब्यूटाइलिन, ये जो दोनों ड्रग्स हमने मतलब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमने देखा है, एक तो मस्कार्निक एजेंट और एक देखा है हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। अब इसमें जो मस्कार्निक जो ड्रग है इसका ही आगे थोड़ा बहुत और है, जिसमें हम
देखते हैं, एक तो है यहाँ पे प्री एनास्थेटिक एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट को। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पार्किंसोनियम जो डिजीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेनहेक्सोल ट्राईहेक्सीफेनॉल। ओके, फिर उसके बाद में देखते हैं हम यहाँ पे सियालोरिया, इसके अंदर यूज़ करते हैं हम ग्लाइकोपाइरोलेट। ओके, तो ये हमने देखा है एंटी मस्कार्निक ड्रग। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे स्केलेटल जो मसल्स है रिलैक्सेंट, उससे रिलेटेड क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो सेंट्रली एक्टिंग करें डाइजापाम एंड अदर्स, बेंजोडाइजेपाइंस, मेथोकार्बामोल, क्लोरजोक्साजोन, टीजानिडीन, बैक्लोफेन, कैरिसोप्रोडोलोल, थायोकोल्चिकोसाइड। पेरिफेरली जो ड्रग्स होती है यूज़ करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर, सक्सिनिल कॉलिन, डिकैमेथोनियम। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स में यूज़ करते हैं तो डोबुटामाइन एंड पेनक्यूरोनियम, डोक्यूरोनियम और पाइपेरोक्यूरोनियम। ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। लॉन्ग एक्टिंग जो नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर होते हैं उनके लिए कौन कौन सी ड्रग एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। एक तो ये पाइपेक्यूरोनियम, डोबुटामाइन, पेनक्यूरोनियम, डोक्साक्यूरियम, ये ड्रग जो है लॉन्ग एक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए यहाँ पे वैक्यूरोनियम, रॉक्यूरोनियम, रेपाक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम जो ड्रग्स है इनको हम इंटरमीडिएट एक्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं शॉर्ट एक्टिंग के लिए मीवाक्यूरियम। फिर उसके बाद में हम अदर ड्रग्स देखते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन ए, डायरेक्टली एक्टिंग ऑन स्केलेटल मसल, डेंड्रोलिन। ये जो ड्रग देखे हैं हमने अभी स्केलेटल मसल्स के रिलैक्सेंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं सिंपैथेटोमाइमेटिक्स क्लासिफिकेशन देखते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स का। जैसे कि इसमें केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके बेस के ऊपर केमिकल स्ट्रक्चर है, उसके बेस पर हम देखते हैं केटाकोलामाइन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन। फिर उसके बाद में आइसोप्रेनलिन एंड डोबुटामाइन। नॉन केटेकोलामाइन के अंदर क्या क्या है, इफेड्रीन, एम्फेटेमाइन, फिनाइलेप्रीन, साल्बुटामोल। नो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमने यहाँ पे जो है सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स जो होती है उनको हमने देखा है केटाकोलामाइन, और अब हमने केटाकोलामाइन और नॉन केटाकोलामाइन के ऊपर, ठीक है, ये केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे देखा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ड्रग्स देखते हैं। तो ये ड्रग जो डायरेक्ट एक्टिंग, दे एक्ट डायरेक्टली बाय स्टिमुलेटिंग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, indirectly acting they act by releasing non-adrenaline from adrenergic nerve ending. Mixed acting, these drugs act both directly and indirectly on the basis of their therapeutics use is vasopressin, non-adrenaline, dopamine, ephedrine, methoxamine, मेफेंटरमाइन। ये जो होती है यहाँ पे थेरापेटिक यूज़ के बेस पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद में ब्रोंकियोडायलेटर्स, साल्बुटामोल, लेवोल्ब्यूटेरोल, टर्बुटालिन, साल्मेटेरोल, फॉर्मोटेरोल। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कार्डिक स्टिमुलेंट, एड्रेनलिन, आइसोप्रेनलिन, डोबुटामाइन। सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए मोडाफिनिल, एम्फेटेमाइन, डेक्स्ट्रोएम्फेटेमाइन, नेजल डिकंजेस्टेंट, फिनाइलेप्रीन, जाइलोमेटाजोलिन, सूडोफेड्रीन, जाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन इज एनोरेक्सिएंट, एम्फेटेमाइन, मेजिनडॉल, सिबुट्रामाइन। यूटेरिन रिलैक्सेंट के रूप में हम देखते हैं आइसोक्सुप्रीन, टर्बुटालाइन, साल्बुटामोल। फिर हम
आगे देखते हैं यहाँ पे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं इसमें है होता है एक तो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और सेकंड होता है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। तो अल्फा एड्रेनर्जिक जो ब्लॉकर है उसमें नॉन सेलेक्टिव और सिलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं। नॉन सेलेक्टिव के अंदर अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फिर उसके बाद में अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर्स रिवर्सिबल फेंटोलेमाइन, इरिवर्सिबल फेनोक्सीबेंजामाइन, सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन, टेराजोक्सिन, डोक्जाजोसिन, टैमसुलोसिन। ओके, फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। फर्स्ट जनरेशन नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर प्रोप्रेनोल, टाइमोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल, सोटिलोल। ओके, बीटा ब्लॉकर ड्रग हो गई ये। फिर उसके बाद बीटा 1 ब्लॉकर्स एड्रेनर्जिक ब्लॉकर एटेनोल, एसेब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, मेटोप्रोलोल। थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर एडिशनल वेसोडाइलेटरी इफेक्ट नॉन सेलेक्टिव लेबेटेलोल, कार्वेडिलोल, बीटा 1 सेलेक्टिव बीटाक्सोलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल। अब हम यहाँ पे देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को कि कौन कौन सा रिसेप्टर जो है वो बॉडी के किस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है और क्या एक्शन करता है। फिर उसके अभी हम देखते हैं फिर जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा जो होता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा जो होता है वो बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 टाइप का होता है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे अल्फ़ा रिसेप्टर क्या क्या वर्क करता है बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर। तो इसमें देखते हैं ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो स्पिंक्टर है उसको इंक्रीज़ करता है, उसकी टोन को, यूरिनरी जो स्पिंक्टर है उसकी टोन को इंक्रीज़ करता है, रेडियल जो मसल्स होती है आइरिस के अंदर उसको माइड्रियासिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो लैंगरहैंस जो पेनक्रियाज की जो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल बीटा सेल्स होती है उसको डिक्रीज करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को। जो बीटा सेल होती है पेंक्रियाज की वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो ये क्या करता है अल्फा रिसेप्टर उस इंसुलिन का जो सीक्रेशन है उसको डिक्रीज़ करता है ताकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज़ ना हो जाए ज़्यादा। सीलियरी एपिथेलियम जो होता है ये क्या करता है रिडक्शन करता है किसका एक्वासोमरस सीक्रेशन को, सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग डिक्रीज इन नॉन एड्रेनलिन रिलीज। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं बीटा 1 रिसेप्टर बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक तो हार्ट के ऊपर, एक होता है किडनी के ऊपर। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट एंड किडनी दोनों के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो हार्ट होता है हार्ट के ऊपर क्या करता है कार्डियक स्टिमुलेशन का वर्क करता है और किडनी के ऊपर प्रमोट करता है रेनिन रिलीज को। इधर हम देखते हैं बीटा 3 रिसेप्टर जो क्या करता है एडिपोज टिश्यू को पे ऊपर प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है लाइपोलाइसिस करता है। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है ये क्या करता है ब्रोंकियल यूटेरिन वेस्कुलर ब्लैडर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है। फिर उसके बाद में जो लीवर है स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस के लिए। मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी हो के अंदर क्या होता है जो लीवर होता है ये क्या करता है एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव कर लेता है। इन फ्यूचर जब बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है उस टाइम पे क्या करता है जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर की नीड होती है। बीटा 2 रिसेप्टर ही जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट
वहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर। ओके, सीलियरी जो एपिथेलियम जो होता है इसमें क्या करता है, इंक्रीज करता है सीक्रेशन को, एक्वेस ह्यूमर को। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल्स होती है, यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर क्यूज रिलैक्सेशन। ओके, फिर उसके बाद में हम यहाँ पे शॉर्टली देखते हैं अच्छे से कि कम टाइम में हम ज़्यादा से अच्छे से इसको इजी वे में समझ सकें। इसमें हार्ट एंड किडनी जो होती है वहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ब्रांकियल जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर। प्रेगनेंसी के अंदर जो यूट्रस होता है वहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर। कैपिलरीज के अंदर अल्फा 1 रिसेप्टर। वेस्कुलर अल्फा 1 बीटा 2 रिसेप्टर। स्केलेटन मसल्स बीटा 2 रिसेप्टर। स्मूथ मसल्स अल्फा 2 बीटा 2। गट के अंदर अल्फा 1 एनल स्फिंक्टर होता है। डिट्रेसर जो मसल्स होती है यूट्रस की वहाँ पे ये बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ट्राइगोन स्फिंक्टर में अल्फा 1 रिसेप्टर। सिम्पैथोमाइमेटिक जो नर्व होती है वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर। रेडियल जो मसल्स होती है आइरिस की, माइड्रेटिक जो प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन करती है मसल्स को, अल्फा 1 रिसेप्टर। और लीवर जो होता है ये बीटा 2 रिसेप्टर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने पर ये रिसेप्टर ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रेजेंस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्रेजेंट होता है। बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है यहाँ पे पोटेशियम जो सेल के अंदर अपटेक होता है उस टाइम पे ये बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बीटा 3 रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू और प्री सिनेप्टिक नर्व जो होती है वहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर। और पोस्ट सिनेप्टिक जो नर्व होती है वहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कॉलिनर्जिक रिसेप्टर। कॉलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मस्कार्निक रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एन एम और एन एन, ये दोनों सब टाइप होते हैं किसके, निकोटिनिक रिसेप्टर के। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है इसमें एन एम जो सब टाइप है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है एन एम जी होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो एन एन सब टाइप है एंड निकोटिनिक रिसेप्टर का ये ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड एड्रेनल मेडुला पे प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है। फिर उसके बाद देखते हैं मस्कार्निक। मस्कार्निक जो होता है ये कहाँ पे होता है, हार्ट पे, स्मूथ मसल्स पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड सीएनएस के ऊपर। फिर उसके बाद में हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। यहाँ पे जो हार्ट होती है, हार्ट जो होता है हार्ट रेट होती है उसको हार्ट रेट होती इंक्रीज होती है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है। प्यूपिल जो होती है उसमें माइड्रेसिस होता है, रेडियल मसल्स और ब्रोंकोडाइलेशंस होता है। मोटिलिटी डिक्रीज होती है जीआई की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की स्फिंक्टर टोन इंक्रीज होती है। यहाँ पे हम देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन में हार्ट रेट डिक्रीज होती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होता है। मायोसिस की प्रोसेस होती है, जो सर्कुलर मसल्स होती है आइरिस की उस पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। और इसके बाद में आता है जीआई जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे मोटिलिटी इंक्रीज एंड स्फिंक्टर आर रिलैक्स्ड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।